विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 14 जून और आज के जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्विज इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जैसे कि आप डेली करते आए हुए हैं। और इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी बगल में बेल आइकन उसको जरूर ऑन कर लें दोस्तों, ताकि आपको मॉर्निंग में इसी टाइम पर डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों बिना देर के। पहला क्वेश्चन दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है तो नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी जो है तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये कहाँ आयोजित की जाएगी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में 17 जून से आयोजित की जाएगी। और इसकी जो सम्मेलन की थीम है दोस्तों, ये 2 दिवसीय सम्मेलन, इसकी थीम क्या है, विषय क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर स्मार्ट सोसाइटी। ठीक है, इस सम्मेलन का जो है तो थीम है। और इसका आयोजक कौन है दोस्तों, आयोजन कौन कर रहा है, ये कर रहा है दोस्तों फेडरेशन ऑफ कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल। ठीक है, कैन यानी फेडरेशन ऑफ कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य दोस्तों टिकाऊ ICT अनुप्रयोगों का उपयोग करके कार्यवाही की योजना विकसित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को एक साथ लाने का लक्ष्य है और 2030 तक स्मार्ट नेपाल की संभावनाओं को मुक्त करने का भी प्रयास करेगा। वहीं बात करें दोस्तों नेपाल की, तो राजधानी है काठमांडू, यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो है नेपाली रुपया। बात करें राष्ट्रपति की तो विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर हैं खड़ग प्रसाद ओली। ठीक है, खड़ग प्रसाद ओली। देखिए दोस्तों, नेपाल से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जाम में आपको बताता हूँ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों नेपाल में स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। और दोस्तों नेपाल में जो तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें बेंगलुरु की, दोस्तों बेंगलुरु जो है तो कर्नाटका की राजधानी है, कैपिटल है। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है, भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है दोस्तों बेंगलुरु को। ठीक है, क्यों जाना जाता है, क्योंकि IT कंपनीज़ के यहाँ पे भरमार है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दोस्तों बेंगलुरु से, बंदरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित दोस्तों बेंगलुरु में ही। बात करें दोस्तों टोक्यो की, देखिए दोस्तों टोक्यो जो है तो जापान की कैपिटल है। वहीं बात करें दोस्तों टोक्यो की, तो टोक्यो में आपको कल बताया था कि जापान जो 4 द्वीप पर स्थित है, जिसमें से टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित। ठीक है, होन्शु द्वीप पर टोक्यो स्थित है। और दोस्तों टोक्यो से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 2020 का ओलंपिक खेल है वो टोक्यो में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो में ही आयोजित किया जाएगा। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर ICT पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आयोजित किया जाएगा दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताया हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैं ऐसे डिस्कस करूँगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किन 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। देखिए दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ये ग्रीस, सूरीनाम, क्यूबा यानी ये सभी देशों की यात्रा पर जाएंगे। देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ग्रीस, सूरीनाम, क्यूबा के 3 देशों के दौरे पर जाएंगे। और यात्रा के पहले चरण पर दोस्तों राष्ट्रपति जो है तो एथेंस के लिए प्रस्थान करेंगे और दूसरे चरण में सूरीनाम के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पर जो है दोस्तों स्वास्थ्य, चिकित्सा, चुनाव, IT, आयुर्वेद के क्षेत्रों में कई समझौतों पर AMU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है, और सूरीनाम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा दोस्तों आखिरी चरण में जो दोस्तों राष्ट्रपति क्यूबा जाएंगे। ठीक है, और बात करें दोस्तों ग्रीस की, तो राजधानी है एथेंस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति कौन है, प्रोकोपिस पाव्लोपोलोस। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों सूरीनाम की, तो राजधानी है पैरामारिबो, मुद्रा है सूरीनामी डॉलर और राष्ट्रपति कौन है, डिजायर डेलानो बोउटर्स। बात करें दोस्तों क्यूबा की, तो राजधानी है हवाना, करेंसी है यहाँ की क्यूबा पीसो, राष्ट्रपति हैं मिगुएल डाएज कैनेल बर्मुडेज। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ की जो राजधानी ग्रीस, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूँ, ग्रीस का जो हिंदी में नाम है दोस्तों वो है यूनान। ठीक है, हिंदी में यूनान नाम है, कैपिटल में आपको बता चुका एथेंस। और दोस्तों यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों से रिलेटेड, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है दोस्तों ग्रीस एथेंस से ही हुई थी। ठीक है, 1896 में। ठीक है, चलिए और बात करें दोस्तों क्यूबा की,
क्यूबा जो दोस्तों वर्ल्ड का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो कहा जाता है क्यूबा को, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो है तो आपको इस क्वेश्चन से पता चले हैं। बात करें दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की, तो भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि कानपुर यूपी से बिलोंग करते हैं। और जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 20 जुलाई 2017 से जो है तो पदभार संभाला था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी किन 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे, तो ग्रीस, सूरीनाम, क्यूबा, ठीक है। इन तीनों देशों की यात्रा पर जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन की प्रमुख परियोजना स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के तीसरे चरण में कितनी नई प्रतिष्ठित साइटें शामिल की जाएंगी, तो इसका आंसर दोस्तों वो है 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 10 नई साइटों को शामिल किया जाएगा। देखिए दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख परियोजना स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के तीसरे चरण में 10 नई प्रतिष्ठित साइटें शामिल की जाएंगी। प्रधानमंत्री द्वारा कल्पना की गई परियोजना को राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन के समर्थन से पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जा रहा है। इसके अलावा बता दें 10 नई आइकॉनिक साइटें इस प्रकार हैं। राघवेंद्र स्वामी मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में है, हजरत दावरी पैलेस जो कि पश्चिम बंगाल में, ब्रह्मा सरोवर मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा में, बिदुरकुटी बिजनौर उत्तर प्रदेश में, मनगांव चमोली उत्तराखंड में, पांगोंग झील जो कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में, और नागवा साकी मंदिर इलाहाबाद यूपी में, ईमा केथल मार्केट इम्फाल मणिपुर में, और सबरीमाला मंदिर केरल में, और लास्ट है कनवश्रम उत्तराखंड में, ठीक है, कनवश्रम उत्तराखंड में। इसके अलावा बात करें दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन की, तो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, प्रारंभ किया गया था, और यह अभियान जो दोस्तों महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे बीसीसीआई पॉली उमरीगर ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। देखिए दोस्तों हाल ही में जो है तो बीसीसीआई के पॉली उमरीगर ट्रॉफी से भारत के कप्तान विराट कोहली को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों वार्षिक पुरस्कार समारोह में लगातार 2 सत्रों में 2016-17 और 2017-18 के लिए प्रतिष्ठित पॉली उमरीगर ट्रॉफी ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। वहीं दोस्तों अंशुमान गायकवाड़ और सुधा शाह को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। और रणजी ट्रॉफी में दोस्तों जलज सक्सेना और परवेज रसूल को बेस्ट ऑलराउंडर घोषित किया गया था, जबकि कुणाल पांड्या को हजारे एक दिवसीय चैंपियनशिप में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था। वहीं बात करें दोस्तों बीसीसीआई की, तो मैं आपको कई बार बीसीसीआई के बारे में बता चुका हूँ। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब हुई थी बीसीसीआई की, दिसंबर 1928 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, वो है सीके खन्ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुंबई में, ठीक है। तो हाल ही में बीसीसीआई का पॉली उमरीगर ट्रॉफी पुरस्कार के सम्मानित किया गया, तो सम्मानित किया दोस्तों भारतीय कप्तान विराट कोहली को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। सरकार ने PMYU के तहत घरों के कारपोरेट क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, तो इसका आंसर है दोस्तों वो है 33%। देखिए दोस्तों सरकार ने अधिक लाभार्थियों को आकर्षित करने के लिए अपनी किफ़ायती आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी PMAYU के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र घरों के कॉरपोरेट क्षेत्र में 33% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। हरदीप सिंह पुरी जो है दोस्तों वर्तमान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो सरकार ने PMYU के तहत घरों के कॉरपोरेट क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, इसका आंसर दोस्तों 33%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा। देखिए दोस्तों भारत का जो पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय है ये भारत नई दिल्ली में स्थापित होगा। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। और पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के अवसर पर जो दोस्तों 21 अक्टूबर 2018 को संग्रहालय का उद्घाटन होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो दोस्तों अद्वितीय संग्रहालय इतिहास कलाकृतियों वर्दी और केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के उपकरणों को दर्शाते हुए चाणक्यपुरी क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक के परिसर में एक भूमिगत सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। देखिए दोस्तों 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी जो है दोस्तों वो करेगा मॉरिशस देश, ठीक है, मॉरिशस। देखिए दोस्तों विश्वव्यापी हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2018 में मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बैठक पर कार्य शुरू कर दिया है
और दोस्तों सम्मेलन का मुख्य विषय जो होगा वो होगा हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति है। विश्व हिंदी सचिवालय कार्यक्रम का आयोजन प्राधिकरण होगा। सम्मेलन में हिंदी के शास्त्रीय और आधुनिक तत्व दोनों शामिल होंगे और दुनिया भर से हिंदी के प्रतिनिधियों विद्वानों की भागीदारी होगी। ठीक है, इसके अलावा बताया दोस्तों को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में मनाया गया था, जो कि PM इंदिरा गांधी ने इसकी पहल की थी। और कहाँ मनाया गया था? नागपुर में मनाया गया था। इसके अलावा जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो अभी जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन दोस्तों वो कहाँ मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेगा दोस्तों मॉरिशस देश। ठीक है, तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा मॉरिशस। और दोस्तों इस वर्ष की जो थीम है, विषय है सम्मेलन का, वो हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। और 10वां कहाँ मनाया गया था? भोपाल में। कब? पहली बार मनाया गया था 1975 में नागपुर में। PM इंदिरा गांधी ने इसकी पहल की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सी संस्था ने विदेशों में भारतीय फर्मों को सीधी सूची के लिए नियम तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है तो सेबी ने विदेशों में भारतीय फर्मों को सीधी सूची के लिए नियम तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। और देखिए दोस्तों, समिति विदेशों में भारतीय कंपनियों की सीधी सूची और भारत में विदेशी बाजारों में भारतीय कंपनियों की सूची की अनुमति के लिए आर्थिक मामलों की जांच करेगी। वहीं बात करें दोस्तों सेबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों सेबी के वो अजय त्यागी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक दिन में कितने मधुमक्खी बक्से वितरित करने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2330। देखिए दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक दिन में अधिकतम मधुमक्खी बक्से वितरित करने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह कश्मीर के कुपवाड़ा में जंगली सेना क्षेत्र में KVIC द्वारा हासिल किया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस दोस्तों 18 अगस्त को मनाया जाता है। इस अवसर पर मिसिंग जनजाति के बीच काजीरंगा वन क्षेत्र में अपने पिछले 1000 मधुमक्खी बक्से का रिकॉर्ड तोड़ा है। जंगली सेना ने दोस्तों 233 लाभार्थियों के बीच 2330 यानी 2330 मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। वहीं दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर की, तो मुख्यमंत्री हैं वो मुफ्ती, गवर्नर है NN वोहरा। और दोस्तों जो KVIC है, इसके अध्यक्ष होने विनय कुमार सक्सेना, यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है विनय कुमार सक्सेना, KVIC। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सितंबर 2018 में बिस्मटेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए दोस्तों, सितंबर 2018 में बिस्मटेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास की मेजबानी जो है दोस्तों भारत करेगा। ठीक है, भारत। देखिए दोस्तों, भारत जो है तो पुणे महाराष्ट्र में सितंबर 2018 में बिस्मटेक देशों के पहले सैन्य अभ्यास की मेजबानी करेगा। और अभ्यास के विषय में जो तो अर्ध शहरी इलाके और कार्डन और खोज में आतंकवाद विरोध शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? सदस्य देशों के बीच सामरिक संरक्षण को बढ़ावा देना और आतंकवाद के क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास को साझा करना है। और जो दोस्तों प्रत्येक भाग लेने वाले सदस्य देश से लगभग 30 सैनिक शामिल होंगे। और बिस्मटेक देशों ने नई दिल्ली में 2017 में आपदा प्रबंधन अभ्यास आयोजित किया था, लेकिन यह समूह का पहला सैन्य अभ्यास होगा। वहीं दोस्तों बात करें बिस्मटेक की, इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके अलावा सदस्य देश कौन कौन से दोस्तों? दक्षिण एशिया से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1997 में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और फुल फॉर्म क्या है बिस्मटेक का दोस्तों? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शनी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत जो है तो 177वें स्थान पर है। देखिए दोस्तों, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में जो है तो भारत 177 पोजीशन पर है। इसके अलावा जो है तो दोस्तों 2016 में भारत ने 180 देशों में 141वां स्थान पर था। ठीक है, 2016 में 141 स्थान पर था। और 2018 में आंकड़ों में भारत के पर्यावरण 2018 के अनुसार ये 177वें स्थान पर आ गया है। और भारत ने जो दोस्तों वायु गुणवत्ता में 100 में से 5.7 अंक प्राप्त किए हैं। और सूची में जो टॉप 3 देश कौन कौन से? पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है फ्रांस और थर्ड में डेनमार्क।
तो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शनी सूचकांक 2018 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर दोस्तों 177 पोजीशन पर। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों स्विट्जरलैंड, सेकेंड पर फ्रांस और थर्ड पर डेनमार्क है। ठीक है, चलिए अब देख लेते दोस्तों कल की करंट अफेयर्स क्वेश्चन का उत्तर क्या था। कल मैंने कुछ जो पूछा था 2018 फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब कौन जीता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों राफेल नाडाल। ठीक है, इस डायनामिक थीम को हराकर इन्होंने जीता था। अब देख लेते हैं दोस्तों आज की सवाल क्या है। आज का सवाल, किस देश ने महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 जीता है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आपके पास ऑप्शन सामने है दोस्तों, आपको यदि आंसर पता है तो ज़रूर लिखिएगा। यदि आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे जस्ट अभी प्ले होगी, आप देख सकते हैं। और ऐसी डेली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मॉर्निंग उसी टाइम डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहे दोस्तों। और आज टारगेट कर रखते हैं दोस्तों 6000 लाइक्स का। आई होप आप लोग पूरा कर देंगे। और पिछली वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट था तो आप लोगों ने पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है। उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय, वंदे मातरम।